जय किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा के करनाल में डेयरी अनुसंधान संस्थान के 21वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को प्रदान की उपाधियां। कहा कि आज हम एक के बाद एक बना रहे हैं अनाज की नई किस्में और भारत का शरबती गेहूं दुनिया में मचा रहा है धूम। सरकार ने वर्जीनिया तंबाकू उत्पादक के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र और खलिहान के संचालन के लिए लाइसेंस को 1 वर्ष के बजाय 3 वर्ष के लिए नवीनीकृत करने का लिया निर्णय। लाइसेंस प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण की मौजूदा प्रथा के बजाय 3 साल के लिए होंगे वैध। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग के लिए किसानों को किया जा रहा है जागृत। निदेशालय द्वारा अब तक 49 कीटनाशकों के निर्माण, आयात एवं उपयोग को पूरी तरह से किया जा रहा है प्रतिबंधित। मध्य प्रदेश के कृषि विकास समिति ने पशुपालकों को उन्नत नस्ल के सांड उपलब्ध कराने के लिए निर्देश। समिति द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में साहिवाल के अलावा निमाड़ी एवं मालवीय नस्ल के गौवंशों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए नीति बनाने के भी दिए हिदायत। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा के करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के 21वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को उपाधियां प्रदान की और समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक जमाना था कि जब हम अमेरिका का सड़ा हुआ PL 480 गेहूं मंगवाते थे। पेट भरने के लिए रिजेक्टेड गेहूं मंगाना पड़ता था, लेकिन मैं अपने वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं कि आज हम एक के बाद एक नई किस्में बना रहे हैं। नए गेहूं की किस्म बनाने के प्रयोग हो रहे हैं। आज भारत गेहूं के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। हम अपना ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों का भी पेट भर रहे हैं। हमारा शरबती गेहूं आज दुनिया में धूम मचा रहा है। 60 के दशक में जो हालत थी, पेट भरने के लिए हमको रिजेक्टेड गेहूं मंगाना पड़ता था वहां का। मैं फिर एक बार अपने वैज्ञानिकों को धन्यवाद दूंगा। एक के बाद एक नई किस्में विकसित करते चले। आज भारत गेहूं के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। और आज हम केवल अपना पेट नहीं भर रहे, कई देशों को फ्री में भी देते हैं और कई को तो अपने शरबती गेहूं की तो धूम दुनिया में मची हुई है। उन्होंने कहा कि लगातार कोशिश की जा रही है कि कैसे हम कृषि के क्षेत्र में और बेहतर करें। उन्होंने कहा कि विकसित भारत विकसित खेती के बिना संभव नहीं है। समृद्धि का मार्ग यही है। मैं हर जगह कोशिश करता हूँ, किसानों से भी मिलूं, खेतों में भी जाऊं, खेती उपजी करूं और अपनी कृषि को बेहतर बना के हम अपने किसानों की तकदीर भी बदलें, मिलके भारत के अन्न के भंडार भी भरें। और वो दिन आएगा जब भारत दुनिया का पेट भरेगा। भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत बनाना है और मेरा संकल्प है गरीबी मुक्त गांव बनाना है। और उसमें खेती एक बहुत बड़ी भूमिका पशुपालन के साथ अदा करेगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि कृषि के लिए हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है। पहला, उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, उत्पादन की लागत घटाना। तीसरा, फसलों के ठीक दाम। चौथा, नुकसान की भरपाई। पांचवा, खेती का विविधीकरण और छठवां, प्राकृतिक खेती। हमको 6 काम करना। एक, उत्पादन बढ़ाना है, पर हेक्टर उत्पादन बढ़ाना है। और ये गर्व का विषय है कि जलवायु परिवर्तन के खतरों के बावजूद भी 25% गेहूं का उत्पादन पिछले 10 साल में बढ़ा है। एक जमाना था 5-6 क्विंटल एक एकड़ में हो जाए तो बहुत होता था।
इनमें मानता हूं एवरेज 20 तो लगभग आम बात है, और ये 70 क्विंटल हर किसान कर सकता है। शर्त यह है कि ढंग से वो खेती की जाए। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने डीडी किसान पर एक प्रोग्राम शुरू किया है, आधुनिक कृषि चौपाल, जिसके अंतर्गत किसान और वैज्ञानिक दोनों एक मंच पर होंगे। किसान सवाल पूछेंगे और वैज्ञानिक उसका जवाब देंगे। मैंने एक कार्यक्रम शुरू किया है डीडी किसान पर आधुनिक कृषि चौपाल, जिसमें वैज्ञानिकों और किसानों की मैं बात करवाता हूं, और मैं भी नहीं रहता उसमें, किसान पूछे वैज्ञानिक बताएं, और उससे हम जो लैब में प्रयोग हो रहे हैं उसको हम सीधे जमीन तक ले जाएं, किसान तक, तब किसान पूरा लाभ उठाए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज हरियाणा के करनाल में ICAR भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान में जीन एडिटिंग प्रयोगशाला का उद्घाटन किया और किसानों से संवाद किया। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन के लिए किसानों और वैज्ञानिकों के योगदान की सराहना की, तो वहीं भविष्य के प्रमुख शोध क्षेत्रों पर भी जोर दिया। इस अवसर पर किसानों ने भी प्रसन्नता व्यक्त की और बताया कि रोग प्रतिरोधी किस्मों के उपयोग के कारण उन्हें कवकनाशकों के छिड़काव की कमोबेश जरूरत नहीं पड़ती। और केंद्रीय मंत्री ने संस्थान की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की तारीफ करते हुए कहा कि यहां परिसर से ही छात्रों को बेहतर रोजगार के अवसर मिल जाते हैं। हमारी शिक्षा केवल हमारे लिए नहीं है, हमारे देश के लिए भी है, समाज के लिए भी है। मैं NDRI की टीम को बधाई देता हूं। आप जो शिक्षा देते हैं वो कौशल देने वाली भी है। सरकार ने कारोबार में आसानी के लिए वर्जीनिया तंबाकू उत्पादक के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र और खलिहान के संचालन के लिए लाइसेंस को 1 वर्ष के बजाय 3 वर्ष के लिए नवीनीकृत करने का निर्णय लिया है, ताकि वर्जीनिया तंबाकू उत्पादक के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र और खलिहान के संचालन के लिए लाइसेंस के अनिवार्य वार्षिक नवीनीकरण का बोझ कम किया जा सके। इसका मतलब है कि पंजीकरण लाइसेंस हर साल नवीनीकरण की मौजूदा प्रथा के बजाय 3 साल के लिए वैध होंगे। उत्पादकों को 3 साल में एक बार इस पंजीकरण लाइसेंस को नवीनीकृत करने की सुविधा देने के लिए सरकार ने तंबाकू बोर्ड नियम में संशोधन किया है। उपयुक्त तंबाकू बोर्ड नियम भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। ये आंध्र प्रदेश में 2025-26 फसल मौसम से प्रभावी होगा। 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की अवधि बढ़ाने का ये संशोधन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और उड़ीसा राज्यों में लगभग 91,000 खलिहानों को कवर करने वाले लगभग 83,500 किसानों को अपने पंजीकरण लाइसेंस को नवीनीकृत करने में बहुत मददगार होगा। भारत दुनिया में कच्चे तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है और भारतीय खजाने में आमदनी के रूप में योगदान दे रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान तंबाकू निर्यात ने भारतीय खजाने में 16,728 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। बीते कुछ दिनों से प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बारिश, ओलावृष्टि, हवा, आंधी सहित आगजनी के चलते किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। और इसी कड़ी में हरियाणा में पिछले कुछ दिनों में खेतों में हो रही अचानक आगजनी की घटनाओं से फसलों व पशुओं को नुकसान हुआ है, जिसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए किसानों को मुआवजा देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिविल सचिवालय में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार किसानों के हित में निर्णय ले रही है। हमारी सरकार हर स्थिति में किसानों के साथ खड़ी है। पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में हुई आगजनी की घटनाओं से फसलों या पशुओं संबंधित जानो माल का नुकसान हुआ है, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा है और इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे सभी प्रभावित किसानों को शीघ्र ही मुआवजा दिया जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि कीट, बीमारियों, खरपतवार और अन्य जैविक कारकों के कारण किसानों की फसलों को सालाना 30 से 35% तक क्षति होती है, जिसे कम करने के लिए प्रभावी कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है।
उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री ने बताया कि निदेशालय द्वारा अब तक 49 कीटनाशकों के निर्माण, आयात एवं उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है, जिनमें प्रमुख रूप से कार्बारिल और डाइक्लोरोफोस, फैंथियान, फॉस्फामिडान और फॉरेट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही 16 कीटनाशकों के कृषि उपयोग पर आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें एल्युमिनियम फॉस्फाइड, कार्बोफ्यूरान, फ्लोरोपाइरीफॉस और डाईमेथोएट, माल्थियान, मोनोक्रोटोफॉस आदि इसमें शामिल हैं। इनमें से कुछ रसायनों के उपयोग को विशेष फसलों पर प्रतिबंधित किया गया है, जैसे कि फ्लोरोपाइरीफॉस का बैर, नींबू और तंबाकू फसलों पर और थाईमेथोएट का कच्चे सेवन योग्य फल सब्जियों पर उपयोग वर्जित है। पशुओं का दूध उत्पादन बढ़ाने के साथ ही नस्ल सुधार के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश विधानसभा की कृषि विकास समिति ने अधिकारियों को विभागीय योजनाओं के माध्यम से पशुपालकों को उन्नत नस्ल के सांड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, जिससे गौवंश का नस्ल सुधार हो और दुग्ध का उत्पादन बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाई जा सके। अधिकारियों को ये निर्देश कृषि विकास समिति के सदस्यों द्वारा पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत संचालित किए जा रहे शासकीय जर्सी पशु प्रजनन क्षेत्र भदभदा भोपाल के भ्रमण के दौरान दिए गए। समिति में अध्यक्ष दिलीप सिंह परिहार एवं सदस्य उमाकांत शर्मा, नरेंद्र प्रजापति एवं श्रीकांत चतुर्वेदी शामिल थे। जर्सी पशु प्रजनन क्षेत्र भदभदा के भ्रमण के दौरान समिति के सदस्यों द्वारा पिछले 3 वर्षों में प्रक्षेत्र की संचालन प्रक्रिया, प्रक्षेत्र पर संधारित नस्लों, आय व्यय, बाउंड्री वॉल के निर्माण, असंचित भूमि को सिंचित करने, कॉन्फ्रेंस हॉल की व्यवस्था, गौवंश की जेनेटिक ब्रीडिंग वैल्यू टेस्टिंग करने और प्रक्षेत्र का सीमांकन तथा पशुपालकों को डेयरी प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण आदि विषयों पर चर्चा की गई। समिति द्वारा प्रक्षेत्र पर साहिवाल के अलावा निमाड़ी एवं मालवीय नस्ल के गौवंशों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए नीति बनाने हेतु भी कहा गया है। समिति द्वारा प्रक्षेत्र के कार्यों की सराहना की गई। देश के कई राज्यों में कपास की बुआई का समय हो गया है और ऐसे में किसान कम लागत में अधिक पैदावार प्राप्त कर सके और इसके लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा किसानों के लिए सलाह जारी की गई है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई सलाह में कपास की बुआई के लिए उपयुक्त समय, खाद उर्वरक का छिड़काव, उन्नत किस्में सहित बीज उपचार सहित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। विश्वविद्यालय के मुताबिक किसानों को देसी कपास की बिजाई अप्रैल महीने में ही पूर्ण कर लेनी चाहिए, तो वहीं बीटी नरमा की बिजाई मध्य मई तक पूरी कर लेनी चाहिए। विश्वविद्यालय द्वारा जून महीने में नरमा की बिजाई नहीं करने की सलाह दी गई है। किसान कपास की बिजाई से पहले पलेवा गहरा लगाएं, जिसके बाद अधिक लाभ के लिए पूर्व से पश्चिम दिशा में कपास की बिजाई करें। किसान कपास की बिजाई सुबह या शाम के समय ही करें। विश्वविद्यालय द्वारा जारी सलाह में किसानों को मिट्टी की जांच कराने को कहा गया है, जिसके आधार पर ही किसान पोषक तत्वों की मात्रा फसल में डालें। बीटी नरमा की बिजाई के समय 1 एकड़ में 1 बैग यूरिया, 1 बैग DAP, 30 से 40 किलोग्राम पोटाश और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट 21% खेती की तैयारी के समय अवश्य डालें। तो वहीं देसी कपास की बिजाई के समय 1 एकड़ में 15 किलोग्राम यूरिया, 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट अवश्य डालें। राजस्थान में गर्मियां आते ही पानी को लेकर आम जन की चिंता बढ़ने लगी है, लेकिन राहत की बात यह है कि इस बार बीसलपुर बांध में कुल भराव क्षमता का 65% पानी है, जो बीते साल के 25% ज़्यादा पानी है। बीसलपुर बांध जयपुर, अजमेर और टोंक की लाइफलाइन है। ऐसे में इस बार इन जिलों में लोगों को पानी के लिए नहीं तरसना होगा। जयपुर, अजमेर और टोंक की लाइफलाइन बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध में मौजूद कुल भराव क्षमता का 66% पानी। राजस्थान के शहरों में गर्मी के दौरान पानी की कमी की चिंता हुई कम। मॉनसून के अच्छे रहने की मौसम विभाग की भविष्यवाणी। बारिश का आंकड़ा 87 सेंटीमीटर के दीर्घकालिक औसत का 105% रहेगा।
राजस्थान की राजधानी जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई शहरों की लाइफलाइन बीसलपुर बांध से अच्छी खबर है। बांध में इस समय भराव क्षमता का 66% पानी है। ऐसे में भीषण गर्मी में भी बांध में मौजूद भरपूर पानी से राजस्थान के लाखों लोगों की प्यास बुझती रहेगी। वहीं साल 2024 में अच्छे मानसून बरसात के बाद इस साल के लिए आईएमडी ने मानसून को लेकर 105% बरसात का पूर्वानुमान जारी किया है, जो कि पानी की समस्या से जूझते मरु प्रदेश के लिए राहत की खबर है। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच वाष्पीकरण जैसी प्राकृतिक समस्या से भले ही बांध का पानी घटता हो, लेकिन 38.5 टीएमसी की क्षमता वाले बांध में वर्तमान में लगभग 25 टीएमसी पानी मौजूद है, जो कि आने वाले 1 साल से ज्यादा समय तक पेयजल के लिए पर्याप्त है। अभी हमें प्री मानसून विजिट आज हमने किया है। अगले 15-20 दिन बाद हम इसके होली क्रेसिंग सभी गेट्स की करवाएंगे। हम इसमें पिछले साल की तुलना में अभी पानी बिल्कुल पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और आगे आने वाले जो भी समर सीजन में कोई दिक्कत नहीं है। 2024 में बीसलपुर बांध पर मानसून खूब मेहरबान रहा और अपने निर्माण काल से अब तक 7वीं बार बीसलपुर बांध पूरी तरह से भरकर छलक उठा। जयपुर, अजमेर और टोंक की लाइफलाइन बीसलपुर बांध में मौजूदा पानी के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो यह बात साफ है कि प्रतिदिन पेयजल के लिए 1000 mld पानी जलदाय विभाग लेता है। उस सूरत में आने वाले 1 से 1.5 साल तक के लिए बांध में पर्याप्त मात्रा में पेयजल के लिए पानी मौजूद है। वहीं बीसलपुर बांध प्रशासन हर हालत पर नजर बनाए रखने के साथ ही आगामी मानसून की तैयारियों में भी जुट गया है। बीसलपुर में इस वर्ष जो है पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है, जो लगभग 65-66% उपलब्ध है। गत वर्ष के मुकाबले बहुत अच्छा क्वांटिटी में उपलब्ध है। रही वाष्पीकरण की बात, तो वाष्पीकरण एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको नहीं रोका जा सकता। वाष्पीकरण तो होगा, लेकिन उस वाष्पीकरण के कारण भी कोई विशेष पानी की हानि नहीं होगी। मौसम विभाग ने इस साल 105% बारिश का अनुमान जताया है। स्थानीय लोग बीसलपुर बांध में पर्याप्त पानी होने की वजह से काफी खुश हैं। बीसलपुर बांध टोंक जिले के लिए, किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। गत वर्ष भी बीसलपुर बांध बनने से क्षेत्र के किसानों को पानी की आपूर्ति हुई और पेयजल के लिए पानी प्राप्त मिला। बीसलपुर और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को लहसुन की आवक सामान्य रही, वहीं इसके सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। इसके भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 21 अप्रैल को लहसुन का भाव रहा 4,900 रुपए, जो कि 22 अप्रैल को 100 रुपए बढ़कर 5,000 रुपए हो गया। इसी तरह मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भी लहसुन के भाव में मजबूती दर्ज की गई। यहाँ 22 अप्रैल को लहसुन का भाव 400 रुपए की तेजी के बाद 2100 रुपए से 2500 रुपए पर पहुंच गया, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में लहसुन की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 21 और 22 अप्रैल को लहसुन बिना किसी बदलाव के 5500 रुपए पर बिका। साथ ही उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में लहसुन के दाम में कमजोरी दर्ज की गई। यहाँ 21 अप्रैल को इसका भाव रहा 6,650 रुपए, जो कि 22 अप्रैल को 20 रुपए लुढ़क कर 6,630 रुपए के स्तर पर आ गया। देश की बाकी मंडियों की बात करें तो पंजाब की जलालाबाद मंडी में मंगलवार को लहसुन के सौदे 7,000 रुपए पर हुए। हरियाणा की शाहाबाद मंडी में इसकी खरीद 4,600 रुपए पर हुई, जबकि केरल की पालक्कड़ मंडी में लहसुन 12,600 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है, लेकिन हाल ही में चीन में लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ है। भारतीय लहसुन की मांग खासतौर पर पश्चिमी देशों में बढ़ी है। बता दें कि लहसुन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन की हिस्सेदारी 75% है, जो 23 मिलियन टन से अधिक है, जबकि 3.3 मिलियन टन से कम पैदावार के साथ भारत दूसरे स्थान पर आता है। लहसुन के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मीट्रिक टन रहा था,
जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मीट्रिक टन घटकर 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लहसुन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और निर्यात फिर से 22,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लहसुन के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। बीते 3 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। इसी तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का यह आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। मंडियों में इन दिनों गुड़ की आवक सामान्य है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गुड़ बिकवाली के लिए पहुंचा। हाजिर भाव को देखें तो 22 अप्रैल को ज्यादातर मंडियों में गुड़ के सौदे बढ़त के साथ हुए। वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। एग्मार्कनेट के मुताबिक आंध्र प्रदेश की चित्तूर मंडी में 21 अप्रैल को गुड़ की कीमत थी 3,500 रुपए। 22 अप्रैल को इसके भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और भाव 3,500 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में भी गुड़ के भाव में स्थिरता रही। यहाँ दोनों दिन यानी 21 और 22 अप्रैल को गुड़ का भाव 4,130 रुपए पर बना रहा। वहीं राज्य की फतेहपुर मंडी में इस दौरान गुड़ के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 21 अप्रैल को गुड़ का दाम था 4,300 रुपए। 22 अप्रैल को इसके सौदों में 10 रुपए की तेजी आई, जिसके बाद गुड़ का भाव हो गया 4,310 रुपए। राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इसी तरह गुड़ की कीमत में मजबूती देखने को मिली। 21 अप्रैल को यहाँ गुड़ 3,770 रुपए पर बिका। 22 अप्रैल को इसके सौदे 20 रुपए चढ़े, जिसके बाद भाव हो गया 3,790 रुपए। उत्तर प्रदेश की ही शामली मंडी में भी भाव में बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 21 अप्रैल को इसका भाव रहा 3,970 रुपए, जो कि 22 अप्रैल को 30 रुपए उछलकर 4,000 रुपए पर पहुंच गया। वहीं गुड़ के निर्यात पर नजर डालें तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को दुनिया भर में गुड़ का एक मुख्य व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। एपीडा के अनुसार साल 2024 के दौरान भारत ने करीब 430 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के लगभग 5,16,746 मीट्रिक टन गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। भारत ने साल 2024 के दौरान इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, यूएसए, कीनिया और नेपाल को प्रमुख रूप से गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। झारखंड के पश्चिमी पठार क्षेत्र में बढ़ते तापमान को देखते हुए सब्जियों के खेतों और क्यारियों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। कुछ समय अंतराल से निरंतर सिंचाई करते रहें। यहाँ के किसान मूंग के खेतों में निराई गुड़ाई का काम करें। मक्का के पौधों की जड़ों में मिट्टी चढ़ाने का काम करें। ओडिशा की बात करें तो यहाँ के पश्चिमी लहरदार इलाके और दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र में मूंग और उड़द की कटाई करें। यहाँ के किसान मूंगफली की खुदाई भी समय पर कर लें। कटाई, तुड़ाई और खुदाई के बाद फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। ओडिशा के पश्चिमी मध्य क्षेत्र में तैयार सरसों, मूंग, उड़द और मक्का की कटाई करें। आंध्र प्रदेश के बारिश वाले इलाकों में 10 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज दर के हिसाब से धान की बुवाई करें। कृष्णा गोदावरी इलाके में धान, मक्का, तिल और ज्वार की कटाई जारी रखें। यहाँ के किसान मिर्च की तुड़ाई भी करते रहें। मौसमी और दूसरे फलों के पौधों को ज्यादा तापमान से बचाने के लिए मल्चिंग करें। ऐसे में किसान पौधों की जड़ों में सूखे पत्ते, पुआल या नारियल का छिलका बिछा सकते हैं। इससे पौधों की जड़ों में नमी बनी रहेगी और गर्मी में पौधों को सूखने से भी बचाया जा सकता है। आंध्र प्रदेश के ऊपरी इलाकों में धान की तैयार फसल की कटाई करें। केरल में केले के बागानों में अंतर फसल की बुवाई करें। केले के पौधों के बीच खाली जगह का सही इस्तेमाल करते हुए अरबी की बुवाई करें। मिट्टी में मौजूद पर्याप्त नमी का सही इस्तेमाल करते हुए केरल के किसान
कम अवधि वाली ग्रीष्मकालीन सब्जियां बो सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम में घटना स्थल पर पहुंचे। अमित शाह ने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने एक्स पर कहा कि भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा। सऊदी अरब से स्वदेश वापसी के तुरंत बाद ही पीएम मोदी ने हवाई अड्डे पर ही आतंकी हमले के मद्देनजर स्थिति पर की बैठक। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ बैठक कर आतंकी हमले की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की। एनआईए पहलगाम में घटना वाली जगह पहुंची। एनआईए की टीम घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस घटना में शामिल आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जम्मू कश्मीर पुलिस संयुक्त रूप से अभियान चला रही है। आरबीआई ने नई लिक्विडिटी कवरेज रेशियो गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके तहत बैंकों को 1 अप्रैल 2026 से इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग इनेबल्ड रिटेल और स्मॉल बिजनेस कस्टमर डिपॉजिट पर 2.5% का अतिरिक्त रन ऑफ रेट आवंटित करना होगा। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।